हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इको 11 विद शौर्य सक्सेना। मैं हूं आपका दोस्त शौर्य सक्सेना। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सभी को जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा, उसको लाइक किया, उस पर कमेंट भी किए। तो चलिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का चैप्टर डिमांड का पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़े उससे पहले हम पढ़ते हैं कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है खिंचाव, किसी भी चीज़ में कितना खिंचाव है। तो अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है जब भी आप चेंज इन डिमांड को देखें इन रिस्पॉन्स विद द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो उन चीज़ को जो मेज़र कर सके उसको बोलते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी द मेजरमेंट विच कैन बी डू when there is change in demand in response with the change in price of the commodity is done by elasticity of demand। अब आप देखिए मैंने इसकी पूरी एक डेरिवेशन बना रखी है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ED यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला कैसे अचीव करते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले मैंने लिख रखा है ED इक्वल्स टू माइनस का साइन लगाकर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को आप कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन डिमांड अपॉन में इनिशियल डिमांड, अब परसेंटेज लग रखा है तो इनटू में 100। तो आप देखिए मैंने ये लिख रखा है कि माइनस का साइन लगाकर चेंज इन डिमांड अपॉन में इनिशियल डिमांड इंटू 100 अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन में इनिशियल प्राइस इंटू 100। अब आप चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हो? तो चेंज इन क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है Q1 माइनस Q। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू 100 अपॉन P1 माइनस P अपॉन में P इंटू 100। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो आप Q1 माइनस Q को कैसे लिख सकते हो? डेल्टा Q। यहाँ पर जो मैंने एक साइन बना रखा है ट्रायंगल का उसको एक्चुअली डेल्टा बोलते हैं मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। तो डेल्टा Q अपॉन में Q अपॉन डेल्टा P अपॉन में P। अब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में लगाऊँ तो डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू P अपॉन में डेल्टा Q। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। कोई बात नहीं होगी, चाहे आप 2 को 3 से या 3 को 2 से इंटू करो तो आंसर आपका 6 ही आता है। तो वो सेम चीज़ है। तो यही चीज़ जो होती है यही होती है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, डिमांड और प्राइस के रिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब आप देखिए मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसके अंदर मैंने आइसक्रीम का एग्जाम्पल लिया है कि जब आइसक्रीम का प्राइस 4 रुपीज़ था तो डिमांड है वो सिर्फ 1 कप की थी, पर कप 4 रुपीज़ प्राइस। लेकिन जब उसका प्राइस घट गया 2 रुपीज़ से तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इससे हमें पता चलता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप क्या है। तो उसका डिमांड बढ़ गई 4 कप की। तो अब यहाँ पर जो P1 है यानी जो चेंज इन प्राइस निकाल रहे हैं हम, तो P1 है वो है आपका 2 रुपीज़ और जो इनिशियल प्राइस यानी P है वो है आपका 4। वहीं पर आपकी जो Q1 है वो है आपकी 4 और आपका जो Q है यानी जो इनिशियल क्वान्टिटी है वो है 1। तो आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मूला के अंदर इसको लगा दिया है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। तो आपका आंसर आ रहा है 6। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत बच्चे पूछते हैं कि माइनस का साइन क्यों लगा रखा है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप क्या है प्राइस और डिमांड के बीच में। तो अगर इन्वर्स रिलेशनशिप को हम कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू, तो जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। उल्टे रिलेशनशिप होने की वजह से हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम माइनस का साइन लगाते हैं ताकि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव ना आके पॉजिटिव आए, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुड बी नेवर नेगेटिव। क्लियर? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें मेनली आपके 3 केस होते हैं। सबसे पहला है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब आपकी इन्फिनिटी होती है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर मैंने आपको दिखा रखा है कि जब प्राइस कांस्टेंट है तो आप डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं 10, 20, 30। इसका मतलब ये है अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है तो आप डिमांड करते ही जाओगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उतने पैसे दे रहे हो, सेम अमाउंट ऑफ मनी आप गिव कर रहे हो तो आप डिमांड तो ज़्यादा ही करोगे। लेकिन जब दूसरी सिचुएशन आप देख सकते हो तो उसके अंदर मैंने दिखा रखा है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपकी 0 होती है। 0 का मतलब क्या होगा कि आपकी जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी, प्राइस चेंज होगा। तो आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं आपकी डिमांड कांस्टेंट है, आपका प्राइस बढ़ रहा है, कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, जो भी आप कहना चाहें। तो अब आप थर्ड सिचुएशन देखिए जिसके अंदर आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इक्वल टू 1 होता है। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 1 के इक्वल रखेंगे तो आपका जो कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपके रेक्टेंगल्स बनेंगे उस कर्व के अंदर का जो एरिया है, उनकी जो साइज़ है, उनका जो शेप है वो इक्वल होगा। अब आप जैसे इस कर्व के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर आप दो रेक्टेंगल देख पा रहे हैं, तो उन दोनों का जो एरिया है वो भी इक्वल होगा, उनका साइज़, उनकी शेप। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत आसान है। वो हमें बताता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर चेंज आ जाता है। तो जो सबसे पहला होता है वो होता है आपका नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी का मतलब होता है कि आप किस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को दिखा रहे हो। यानी अगर नॉर्मल गुड है, जैसे आपकी चाय, टी, शुगर, ये सब कुछ नॉर्मल, कैरोसिन, नॉर्मल गुड्स जो है वो आती है आपकी इन इलास्टिक ऑफ डिमांड, यानी उनकी लो इलास्टिसिटी है। लेकिन जब आप लग्जीरियस गुड्स की बात करते हैं तो उनकी जो आपकी इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एवरेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स। यानी जब आपके किसी भी डिमांड की सब्स्टिट्यूट होंगे तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होगी। यानी जब आप टी और कॉफ़ी के बारे में बात करते हो, टी और जो कॉफ़ी की जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी डिमांड की, वो बहुत ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, वो है मल्टीपल यूजेस। अब अगर आप किसी भी चीज़ को मल्टीपल यूज़ करते हो, अगर जैसे आप मिल्क को बहुत सारी जगह यूज़ करते हो तो उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मिल्क से आप बहुत सारी चीज़ें बना रहे हो तो आपको उसके लिए अलग अलग टाइम पे मिल्क चाहिए होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क चाहिए होगा, उसके लिए डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो जिस वजह से इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड ज़्यादा होगी, इलास्टिक होगी। अब अगर आप एक चीज़ समझिए, अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक, लेकिन अगर कम है तो हम बोलते हैं उसको इन इलास्टिक। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, वो है हमारा पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। पोस्टपोनमेंट होगी किसी भी गुड की, उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि उसके आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। होते इसके अंदर बहुत सारे, लेकिन आप मेन 5 पॉइंट ही करिए। तो इसका लास्ट पॉइंट है हैबिट ऑफ कंज्यूमर। अब आप एक चीज़ बताइए, आपकी जब डिमांड बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही है? जब प्राइस कम हो रहे हैं। लेकिन जो हैबिट होती है किसी भी कंज्यूमर की, जब उसको किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है तो अगर उसका प्राइस बढ़ा भी दिया जाए तो वो उस चीज़ को नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से जो इलास्टिसिटी होती है डिमांड की वो बहुत ज़्यादा कम होती है। क्लियर? तो आज की जो वीडियो थी वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे पता है आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। और भाई मुझे तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ इसको शेयर करना जितना ज़्यादा कर सको। और तुम्हें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो यार, तुम लिखोगे मैं तभी तो बता पाऊँगा, वरना कैसे बताऊँगा? तो तुम कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं तुम्हें इसका जवाब ज़रूर दूंगा कि इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलता हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।